Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. What we have seen in last lecture, see to it फटाफट. Revenue recognition, revenue का मतलब क्या है हमें पता है. Revenue is nothing but the cash receivable or the consideration from ordinary activity, from rendering of services, from interest, royalty, dividend. Okay, and here we are going to book the revenue for sale of goods, revenue for proceeds from rendering of services, and interest, royalty, and dividend. How are we gonna book the revenue from sale? So as and when sale of goods transferred to the buyer, property in goods and all significant risk and reward has been associated with the ownership has been transferred. Okay, apart from that, no significant uncertainty exists regarding collection. Okay, so that is what revenue recognition in respect of sale. In respect of services, we have two bifurcation, proportionate and completion. Okay, in case of a proportionate, we will find out the percentage. On the basis of percentage we are going to book the revenue, and that will be based on, you can say, contract associated cost and all. And otherwise you can go for completed service. Here revenue will be recognized as and when we complete or we finish up the, you can say, contract or service. Okay, then after, if you talk about interest that will be on a time of proportion basis. And then after, royalty, accrual but in accordance with the terms of the contract, and that is dividend, right to receive. Okay, so these are the 5 items where we will book the revenue. Is this clear? ये स्टैंडर्ड कब एप्लीकेबल नहीं होगा? वी हैव स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, राइट? लाइक ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं लास्ट लेक्चर का. 5 मिनट्स में फटाफट लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर ले, फिर आगे देखते हैं आज का लेक्चर. ओके, कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि S7 ऑलरेडी एप्लीकेबल है. ओके, हायर परचेज लीज S19 इज ऑलरेडी देयर. गवर्नमेंट ग्रांट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? हमने S12 में पढ़ा था, राइट? ग्रुप 1 में. Revenue of insurance company arising from insurance contract, that is not covered over here. And fixed asset PPE S10 is covered in group 1. Okay, or foreign exchange S11. Is this clear? तो इस रेवेन्यू के लिए ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए अपना खुद का स्टैंडर्ड्स है. ओके, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी होगी. एक बार आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया और बाद में इफ इट इज ए सब्सिक्वेंटली अनसर्टेनिटी होगी तो उसका हम प्रोविजन करेंगे, रेवेन्यू में से माइनस नहीं करेंगे. डिस्क्लोजर क्या देना है? रेवेन्यू कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कितनी रिकॉग्नाइज कर रहा है, और रेवेन्यू अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी पेंडिंग है, तो आपको रीजनिंग देना है. ठीक है, तो यहां पे हम पहुंचे थे एग्जाम्पल पे, राइट? यहां पे हम पहुंचे थे एग्जाम्पल पे. अभी एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक करना है, ओके, तो दिस एग्जाम्पल विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू. हाउ? सी टू इट. पहले बात करते हैं ऑन सेल और डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट. अगर ये डिलीवरी, अभी देखिए आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और बायर ऐसा बोलता है अभी एक काम कीजिए, डिलीवरी आपके पास रखिए. बायर के रिक्वेस्ट से डिलीवरी डिले हो रही है, तो उसमें सेलर की क्या गलती है? सेलर बोलेगा मैं तो रेवेन्यू बुक कर रहा हूं. ओके, ये बायर ने किया कि भाई मैं जो डिलीवरी है वो डिले कर रहा हूं, तो बायर की रिक्वेस्ट से डिलीवरी, हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी लास्ट लेक्चर में किया था. 1 लाख का 25 4 इंस्टॉलमेंट में गुड्स हमको भेजने थे. 1 लाख ऑलरेडी एडवांस आ चुका था. 2 मंथ्स हमने गुड्स भेज दिया, डिलीवर कर दिया, बट रिमेनिंग 2 मंथ्स डिले ड्यू टू बायर्स रिक्वेस्ट. अगर बायर की रिक्वेस्ट से डिले हो रहा है तो हम रेवेन्यू बुक नहीं करें, तो रेवेन्यू बुक कर देंगे. ओके, बट अगर ये बायर की रिक्वेस्ट से नहीं है, हमारी वजह से हमारे पास गुड्स रेडी नहीं है और डिले हो रहा है डिलीवरी में, तो फिर जब आप डिलीवरी करोगे या फिर जब रेडी करोगे तब आप बुक करोगे, अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन. कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि
बायर बोलता है कि पहले मैं इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक चले और अप्रोप्रिएट हो तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। अभी देखिए, जब ऐसे गुड्स जो इंस्टॉलेशन के बाद ही पता चलेगा कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ओके, और आपने कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा किया है कि इंस्टॉल करके देख लीजिए, ठीक लगे तो आप रख लेना, नहीं ठीक लगे तो वापस भेज देना। तो यहां पे बायर को हमने रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की। और वो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? वो ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब ये इंस्टॉलेशन के बाद बायर इंस्टॉलेशन को देख के एक्सेप्ट कर ले। बट हर एक गुड्स में ऐसा नहीं होता है। अभी देखिए, आप बोलेंगे टीवी हम परचेस कर रहे हैं, बट इंस्टॉलेशन होने के बाद ही पता चलेगा अरे इसका इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं है, राइट, उसको सिर्फ पीटी करना है। एसी है तो उसका इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं, पीटी करना है, राइट। तो वो अपने इस एग्जांपल के हिसाब से देखना होगा। नेक्स्ट, सेल ऑन अप्रूवल, ये क्या है? फाउंडेशन में हमने ऐसा एक चैप्टर देखा था, सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट में, ओके, नहीं याद तो चलिए मैं आपको बता देता हूं डिटेल में सेल और अप्रूवल क्या है। सेल ऑन अप्रूवल, गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। आप बायर को बोलते एक काम कर, ये गुड्स ले जा, तो थोड़े दिन यूज भी कर ले, ओके। अगर एक वीक का मैं टाइम दे रहा हूं, अगर आपको वापस देना है गुड्स तो आप एक वीक में दे दीजिए। आप एक वीक में हाँ या ना बोल दीजिए। अगर आपने एक वीक में हाँ या ना नहीं बोला तो मैं वीक के बाद ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि आपने वो गुड्स रख लिया है। तो अभी जब तक बायर की अप्रूवल, यहां पे सेल और अप्रूवल में दो में से कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए। नंबर 1, या तो बायर की अप्रूवल हो जानी चाहिए, या तो बायर की अप्रूवल हो जानी चाहिए। अगर बायर ने अप्रूव कर दिया, देन सेल विल बी रिकॉग्नाइज्ड। बट बायर ने अप्रूव नहीं किया है, रिजेक्ट भी नहीं किया है, रिजेक्ट कर देते तो फिर वो वापस आ जाएगा गुड्स, उसका तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ही नहीं है। बट अप्रूव भी नहीं किया और टाइम लिमिट जो हमने अप्रूवल का रिजेक्शन का दिया था, जो टाइम लिमिट रिजेक्शन का दिया था वो भी खत्म हो गया, तो फिर उसको अप्रूवल ही मानेंगे और उसकी सेल्स की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। कैसे? प्रैक्टिकली देखेंगे, एक एक टॉपिक को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ओके। ये पहले हम एग्जांपल देख लें, फिर एक एक टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है सेल्स विद द कंडीशन ऑफ मनी बैक इफ नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। कई बार ये ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये ऐसे देते हैं, पहले सेल तो बुक कर देंगे और फिर बोलेंगे 15 डेज में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मनी बैक गारंटी है, ओके। तो वहां पे आप 15 डेज की वेट नहीं कर सकते क्योंकि सेल तो हो गया है, ओके। तो यहां पे जब भी आप सेल करोगे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देनी है। बट सर फिर वो मनी बैक गारंटी बोला और गुड्स वापस आए तो उसको सेल्स रिटर्न बुक कर दीजिएगा और उसका प्रोविजन भी करके रख सकते हो आप, ठीक है। बट सेल तो आपको बुक करना है जब आप सेल करें तब। कंसाइनमेंट सेल्स, ये सर कंसाइनमेंट सेल्स क्या है? वो भी फाउंडेशन में एक अलग से चैप्टर आया था, कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनी थर्ड पार्टी को गुड्स सेल करता है। तो याद कीजिए हम सेल वही बुक करते थे जो कंसाइनी ने थर्ड पार्टी को सेल किया। गुड्स लाइंग विथ कंसाइनी को हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ओके। ये जितने भी मैं अभी यहां पे एग्जांपल आपको स्पेशल एग्जांपल दे रहा हूं, वो हर एक एग्जांपल पे केस स्टडी है, ओके, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैसे ही हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। इंस्टॉलेशन सेल्स, इंस्टॉलेशन नहीं इंस्टॉलमेंट होगा, या देयर इज अ मिस्टेक हो रही है, इंस्टॉलमेंट सेल्स, ओके। यहां पे इंस्टॉलमेंट सेल्स है। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स में क्या होगा? रेवेन्यू ऑफ सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ सेल। अभी देखिए इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज, अभी अकाउंट में ग्रुप वन अकाउंट में ये हायर परचेज वाला चैप्टर आया था, उसमें है कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज में सेल करोगे, सेल बुक कर देंगे, फिर वो इंस्टॉलमेंट है वो तो आता रहेगा, ओके, उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। नेक्स्ट,
स्पेशल ऑर्डर और शिपमेंट, वो स्पेशल ऑर्डर जो भी है वो आप स्पेशल ऑर्डर जब भी रेडी करके सेपरेट रख दोगे तब आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। कंकरेंटली एग्रीज टू रीपर्चेज, अभी देखिए मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूं और फिर मैं उसका कमिटमेंट भी दे रहा हूं कि आपके पास यही गुड्स मैं आपसे वापस परचेस कर लूंगा, तो उसको बोलते हैं सेल एंड रीपर्चेस। तो इसमें हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो गई। ये क्या हो गया? फाइनेंशियल अरेंजमेंट, इसको सेल नहीं बोलेंगे हम। सब्सक्रिप्शन, कई बार क्या होता है, बुक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, पब्लिकेशन का सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो तो आप टाइम प्रोपोर्शन के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। अभी कई बार एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर में, तो एडवर्टाइजमेंट का जो कमीशन है, ओके समझिए आप कमीशनिंग एजेंट हो और कोई किसी को एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर से आपका कॉन्टेक्ट, उसकी एड आप न्यूज़पेपर में दे देते हो। तो आपका कमीशन आपको कब कंफर्म होगा? तो जब एड पब्लिश होगी, तो एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन, एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन। यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव में भी पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डेट ऑफ पब्लिकेशन, वो आगे देखेंगे, क्वेश्चन भी है उसका। ट्यूशन फी, वो तो आप लेक्चर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट टाइम प्रोपोर्शन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस, ओके, ये एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस है, वो भी आप जब भी, अभी देखिए एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस में परमानेंट है या एनुअल है, एनुअल है तो आप एनुअल प्रोपोर्शन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। और शो टिकट, जब भी शो एक्चुअली वो 9 to 12 का शो होगा तब आप बुक करोगे, ओके। ये सारे के सारे एग्जांपल यहां पे डिटेल में दिए, देखिए। डिलीवरी ऑफ इंस्टॉलेशन डिटेल में भी देख लेते हैं हम, फिर आगे एक एक क्वेश्चन का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ओके। रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द कस्टमर एक्सेप्ट डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शंस आर कंप्लीट। तो इंस्टॉलेशन में जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तभी। सेलर अप्रूवल में क्या होगा? रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल गुड्स हैज बीन फॉर्मली, या तो फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो या तो फिर रिजेक्शन का टाइम खत्म हो गया हो, रिजेक्शन टाइम लैप्स। इसमें एक एग्जांपल तो बहुत बढ़िया पूछा था, राइट, ये दोनों में से दोनों आते थे, ओके। सेल्स विद द कंडीशन ऑफ मनी बैक, तो अभी तो यहां पे हम सेल रिकॉग्नाइज कर देंगे, बट उसका सूटेबल रिटर्न का प्रोविजन भी करके रख देंगे। कंसाइनमेंट में जब वो कंसाइनी ने थर्ड पार्टी को बेचा होगा तभी हम कंसिडर करेंगे। इंस्टॉलमेंट में सेल्स रिकॉग्नाइज कर देंगे बट इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट को सेपरेटली कंसिडर करेंगे। स्पेशल ऑर्डर में जब ऑर्डर आपका रेडी हो गया होगा, रेडी फॉर डिलीवरी, ये सेल है ही नहीं, ये है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। सब्सक्रिप्शन में स्ट्रेट लाइन ओवर टाइम, या तो फिर आप डिफर भी कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट जब अपियर होगी पब्लिक में उसके हिसाब से। ट्यूशन फी में शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर ए पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंट्रेंस फी जनरली कैपिटलाइज होती है, मतलब वो परमानेंट हुई तो कैपिटल होगी, वो पीएनएल में नहीं आएगी। बट अगर वो एनुअल फी है, मेंबरशिप फी, एनुअल मेंबरशिप फी, तो वो पर एनम के हिसाब से होगी। या तो फिर कोई मेंबरशिप फी पब्लिकेशन के लिए है तो पब्लिकेशन के हिसाब से हो सकता है, तो वो एग्जांपल में देख लेंगे। सेल ऑफ शो टिकट, इवेंट टेक्स प्लेस। और गारंटीड सेल ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप, व्हेन सेल इज एश्योर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट गारंटी। अभी गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के लिए वो प्राइस होती है कि मिनिमम गवर्नमेंट इतनी प्राइस तो आपको देगी ही देगी, तो एग्रीकल्चरिस्ट है वो इतनी प्राइस से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो जितनी भी आपकी उपज हुई है उसके हिसाब से ओके आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो, ओके। अभी ये जो भी हमने एग्जाम्पल देखे, हर एक का हम प्रैक्टिकल देखेंगे, हर एक का। चलिए अभी जो भी एग्जाम्पल बाकी रह गए वो हम करने वाले हैं, सी टू इट। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने कर लिया था, इसमें आई सपोज आपको कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल 7, ओके, 7 तक हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए,
Messrs Moon Limited sold goods worth ₹650 to Mr. Star. Star asked for a trade discount amounting to 53,000 and same was agreed to by Moon Limited. The sale was affected and goods were dispatched. On receipt of goods, Mr. Star has found goods worth ₹67 are defective. Mr. Star returned the defective goods to Messrs Moon Limited and make payment due amounting to 530. The accountant of Messrs Moon booked the sale for 530. Discuss. अभी देखिए क्या किया है, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं क्या किया है। इन्होंने क्या किया है, देखिए मून लिमिटेड ने स्टार लिमिटेड को गुड्स बेचा, गुड्स सेल किया। और जब भी गुड्स की बात आएगी पहले तो आपको गुड्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना है। ओके, यहां पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने में सेल किया है? 650 में, ₹650। अभी इसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे हम? सर डिस्काउंट तो हम वैसे ही माइनस कर देते हैं, ऑलवेज करते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट तो हमने ऐसा पढ़ा था कहीं पे, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही करना है, ऑलवेज करना है। एक दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है जहां पे आप नहीं करोगे, बट अदरवाइज हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करने वाले ही है। तो ये हो गया आपका सेल 597 नेट सेल्स, और इसको हमें S9 के मुताबिक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो आपकी सेल्स कितनी होगी? अभी इसमें से 67,000 के गुड्स डिफेक्टिव हुए, तो ये हुआ आपका सेल्स रिटर्न। और जब भी सेल्स रिटर्न आता है तो हम सेल्स रिटर्न की सेपरेट एंट्री करते हैं, याद है आपको फाउंडेशन में। इज दिस क्लियर? तो ये सेल्स रिटर्न कंसीडर होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक काम कीजिए 67 भी माइनस कर दीजिए, हम सेल्स बुक करते हैं सिर्फ 530 का, तो दैट इज रॉन्ग। अगर आप सिर्फ 530 का सेल्स बुक करोगे दैट इज रॉन्ग। सेल्स हुआ है वो 597 का है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, और एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस भी नहीं करेंगे। ओके, वो मैं बताता हूं क्या है। तो अभी यहां पे देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, आपकी जो नेट सेल्स वैल्यू है उसको आपको बुक करना है 597 में। तो यहां पे सेल्स A7 के मुताबिक रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होगी? 597। यहां पे उन्होंने कितनी रिकॉग्नाइज की है? अकाउंटेंट ऑफ मून लिमिटेड बुक सेल प्राइस ऑफ 530। अकाउंटेंट को S9 का नॉलेज नहीं है, इसको पढ़ाओ कोई, इसको पढ़ाओ कोई। S9 क्या बोलता है? S9 बोलता है कि जब भी ये सेल्स रिटर्न हुआ तो उसकी सेपरेट होगी ना एंट्री। यहां पे सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दिया और 530 का सेल्स बुक किया, दैट इज रॉन्ग। दिस ट्रीटमेंट इज नॉट एज पर AS9। ये AS9 के हिसाब से ट्रीटमेंट है ही नहीं, रॉन्ग। इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी यहां पे देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं, और ये जो आपने ट्रेड डिस्काउंट 53 की बात की वो माइनस करना ही करना है, नॉर्मली करेंगे। ओके, नॉर्मली करेंगे। अभी देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। ओके, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट, जो हमें सब्सिक्वेंटली मिलेगा। मतलब आप अर्ली पेमेंट कर दोगे तो सब्सिक्वेंटली मिलेगा। ओके, तो ये तो हमें एक्सपेंस ही ट्रीट करना है। ये जो कैश डिस्काउंट है जो आपको बाद में मिलने वाला है वो एक्सपेंस ही ट्रीट करना है, उसको सेल्स में से माइनस नहीं करना है। बट ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसमें से भी दैट इज यू कैन से, यहां पे एक कंसेप्ट है और वो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल डिस्काउंट है, सभी को मिलता है, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, हाँ ठीक है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस फ्रॉम
सेल्स वैल्यू, रिड्यूस फ्रॉम सेल्स वैल्यू। अगर वो कोई स्पेशल है या फिर ऑर्डिनरी नहीं है, अदर देन कंसिडर अबव, ओके, अदर देन ऑर्डिनरी, तो उसको हमें एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करना है, सेल्स में से माइनस नहीं करेंगे। बट नॉर्मली जो भी ट्रेड डिस्काउंट होते हैं वो ऑर्डिनरी होते हैं, वो कंसिडर करके हम ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज सेल्स में से माइनस ही कर देते हैं। ओके, तो यहां पे क्या करना है, आपने टोटल सेल्स किया 650, उसमें से जो डिस्काउंट है 53, कंसिडरिंग वो ऑर्डिनरी है, वो माइनस करेंगे और सेल्स बुक करेंगे यहां पे 597। और जो भी सेल्स रिटर्न है वो तो सेपरेट ही है, जो सेल्स रिटर्न आता है वो तो सेपरेट ट्रांजैक्शन ही होगा। तो आपको पूछे रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, 597। रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, 597। ओके, तो अभी थ्योरेटिकली कैसे आंसर लिखेंगे देख लेते हैं। ओके, एज पर S9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू इज अ ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल, other consideration arising in the ordinary activity of enterprise from sale of goods. However, trade discount, volume rebate given in ordinary course of business should be deducted in determining revenue. यहां पे ये लाइन पे फोकस कीजिए। अगर आपको डिस्काउंट मिला है, रिबेट मिली है जो कि है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सेल्स में से डिडक्ट होगी। वो डिस्काउंट, वो रिबेट सेल्स वैल्यू में से माइनस करेंगे। और ऐसा यहां पे नहीं, कॉस्टिंग में जाइए, मटेरियल में भी हमने ऐसा किया था। ओके, जीएसटी में जाइए, वैल्यूएशन चैप्टर में भी ऐसा किया था। ओके, और सब जगह पे हम वैसा करते जाते हैं। ओके, या अकाउंट में भी रेवेन्यू फ्रॉम सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड। इफ डिलीवरी ऑफ सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, then transfer of significant risk reward would take place when sale is affected or goods dispatch. अब देखिए, आपको यह देखना है कि अगर गुड्स डिलीवर होने के बाद ही कस्टमर बोलेगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो डिलीवर होने के बाद ही वो टाइटल ट्रांसफर होता है। बट अदरवाइज नॉर्मली कब होता है, सेलर डिस्पैच कर दिया तो सब ट्रांसफर हो गया। ओके, इन द गिवन केस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय मून इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेंस हमें सेल्स रिकॉर्ड कितना करना है, 597। और जो रिटर्न आया है उसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ओके सर, हम बैलेंस ट्रेडिंग में तो ये सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट 5, अरे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आप चाहे नेट 530 बता दो, शो कर दो, वो प्रेजेंटेशन है, बट अकाउंट तो अलग होगा ना, सेल्स का अकाउंट अलग है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट अलग है, समझ रहे हो। Messrs Moon should record the sales of 650। अगर ट्रेड डिस्काउंट ऑर्डिनरी नहीं है तो हमने दोनों आंसर दे दिया। ओके, हमने दोनों आंसर दे दिया। ओके, ये भी दे दिया कि अगर ऑर्डिनरी है तो 53 माइनस कर दीजिए और 597 बुक कर दीजिए। अगर ये डिस्काउंट ऑर्डिनरी नहीं है तो 53 को एक्सपेंस ट्रीट कीजिए और सेल्स बुक कीजिए 650 से। हमने दोनों आंसर दे दिया। Messrs Moon might have sent a credit note of 120 to Star for this adjustment. In both the cases, contention of account of booking sale for 530 is not correct. चाहे आप ये assumption ले, चाहे आप ये assumption ले, 530 सेल तो आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे जो अकाउंटेंट ने ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है, दैट इज नॉट एज पर AS9। बस वही हमारा फाइनल आंसर होगा, एज पर AS9 ट्रीटमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, सेम काइंड ऑफ थिंग, ओल्ड सिलेबस। 660 to 500 है, ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ओके, सेम थिंग। फिर 10 तो हमने कर लिया था। 11 देखिए, ये अच्छा है, पब्लिकेशन वाला है। देखिए
11 देखिए, सरिता पब्लिकेशन पब्लिशेस अ मंथली मैगजीन ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। मैगजीन कब होती है? 15th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। It sells advertising space in magazine to advertise on the terms of 80% value payable in advance and balance within 30 days of release of publication. The sale of space for March 14 issue was in February 14. The magazine was published on its scheduled date. मतलब अभी देखिए, फेब्रुआरी की जो मैगजीन है वो कब पब्लिश होगी? 15th ऑफ मार्च। तो इसका मतलब ये 15th ऑफ मार्च को आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, क्योंकि पब्लिकेशन जब होगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। इस हिसाब से इसको एडवांस में 10th मार्च को मिल गए ₹240 और बाकी के पेमेंट मिला नेक्स्ट ईयर को। बट यहां पे हमें 3 लाख पूरे का पूरा सेल बुक कर देना है। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कमीशन है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट फीस है, वही हम बुक कर देंगे, शेड्यूल डे में हुआ इसीलिए। तो यहां पे क्या होगा? 3 लाख पूरा का पूरा बुक हो जाएगा इन मार्च इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, ओके, अभी देखिए यहां पे हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये जो एग्जांपल है वो 5 में से किस आइटम का है। मतलब या सेल ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, डिविडेंड है, क्या है? पहले तो हमें ये जज करना है। ये है सर्विसेज, क्योंकि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट स्पेस रेंट पे देते हो तो आपने सर्विस प्रोवाइड की, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड की। ओके, तो यहां पे पहले हम सर्विस का जो भी S9 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट है फंडामेंटल, वो यहां पे लिख देंगे। उसके बाद ये स्पेशल केस है एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल था, तो उसमें क्या बताया? जब भी पब्लिक के सामने वो एडवर्टाइजमेंट अपीयर होगी, पब्लिश होगी, तो पब्लिश होने के दिन आप, क्योंकि पब्लिश होने के बाद अनपब्लिश नहीं हो सकती, इसीलिए जब भी एडवर्टाइजमेंट फ्लैश हो गई, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो गई, वो दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यहां पे 15 मार्च को पब्लिश हो गई है, इसीलिए हम उसको 3 लाख को पूरा 3 लाख जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। उसमें से 240 आ गए, 60,000 डेटर एज इट इज रहेंगे, जो हमें नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में मिल जाएंगे। ओके, फिर आगे इस क्वेश्चन को और दूसरी सिचुएशन पे ले गए। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एडवर्टाइजर on 31st March, what will be treatment if publication is in 2nd April? अगर पब्लिकेशन डिले हो गया 15 मार्च, जो 15th ऑफ मार्च था उसकी जगह पे 2nd ऑफ अप्रैल को पब्लिश हुआ, तो हमें तो याद क्या रखना है? पब्लिश कब हो रहा है? तो पब्लिश हो रहा है 2nd अप्रैल को, तो अभी इस साल, और एज ऑन 31st मार्च 14 को हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे 2nd अप्रैल को। 2nd अप्रैल को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 3 लाख का। तो सर जो 240 मिल गया, हमें कैश रिसीव हो गया, उसका क्या करेंगे? एडवांस। 240 क्या हो गया आपका? एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सिंपल। तो यहां पे हाउएवर करके जो दूसरी सिचुएशन है, यहां पे फर्स्ट सिचुएशन है, हाउएवर करके जो दूसरी सिचुएशन है उसमें क्या बताया? पब्लिकेशन डिले हुआ है 2nd अप्रैल को, ओके, तो फिर हम रेवेन्यू भी बुक करेंगे नेक्स्ट ईयर को, दैट इज 24 को, और अभी फिलहाल हम 240 को क्या करेंगे? एडवांस ट्रीट कर लेंगे। 240 को क्या ट्रीट करेंगे? एडवांस ट्रीट कर लेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यही अटेम्प्ट में, मेरे मॉक टेस्ट में भी पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पे भी आ गया। ओके, अभी जब मैं ये क्वेश्चन पूछा था तब क्या था? ओल्ड सिलेबस था, और S9 ओल्ड सिलेबस में था।
तो कई सारे स्टूडेंट ने क्या इसको S2 के हिसाब से आंसर लिख दिया, क्योंकि इट्स लुक लाइक कॉस्ट विच इज लोअर, स्टॉक एंड ऑल। चलिए यहाँ पे S9 दे दिया तो पता चल जाएगा S9 का ही क्वेश्चन है, बट कई सारे स्टूडेंट उस टाइम कंफ्यूज हो गए थे। ओके, तो सर ये इतना सारा डिटेल क्या दिया है? ये कुछ नहीं दिया है। मैंने आपको पहली जो स्लाइड थी उसमें आपको शो किया था कि कैसे हम पहले पूरा का पूरा ऑडिट का प्रोसेस समझेंगे, तो सेल बुक कब करेंगे, व्हेन। तो इस तरह आपको पूरा प्रोसेस दिया है कि हमने रॉ मटेरियल कब परचेज किया, ये पहले कंपनी कौन सी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। तो रॉ मटेरियल करते टाइम तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं, पहले तो रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको प्रोग्रेस में आए, पल्प बना, पल्प के बाद रफ और थिक पेपर बना, फिर फाइनल पेपर रोल बना, फिर सेल के लिए रेडी हुआ। तो सेल के लिए रेडी हुआ तब वो हुआ फिनिश गुड्स। अभी ये है रॉ मटेरियल, फिर यहां पे हुआ WIP, फिर यहां पे बना फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स बनने के बाद वो स्टॉक होता है, सेल थोड़ी होता है। सेल कब होगा? सेल एग्रीड एंड इनवॉइस रिसीव्ड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स वैल्यू है 350 वो हम बुक करेंगे और उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और हमारी कॉस्ट थी 2 लाख, तो इसका मतलब हुआ हमारा प्रॉफिट होगा 150। बस सर इतना ही करना था? यस। इसमें तो डिलीवरी दी तब 2 अप्रैल को। अभी आपको कंफ्यूजन होगा क्या सर, ये 15 मार्च में सेल बुक करे या 2 अप्रैल को बुक करे? डिलीवरी हमने दी है 2 अप्रैल को और पेमेंट भी 2 अप्रैल को आया, बट एग्री जब हुआ, सेल एग्री हुआ और इनवॉइस बन गया, उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द डे कि जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दी, भले ही पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया है। ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड रिलेटेड टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओके, तो यहां पे बुक कब करेंगे? 15 मार्च को। चलिए इतना तो पता चल गया कि बुक करेंगे हम 15 मार्च को, राइट? बट इसका आंसर कैसे लिखे? तो पहले तो सेल ऑफ गुड्स है। ओके, पहले वो 2 सेंटेंस लिख दीजिए। एज पर S9 रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन sale of goods transferred to the buyer property in goods for price on all significant risk reward has been ownership to the buyer has been transferred and owner or seller retains no effective control and no significant uncertainty exists। ये 2 कंडीशन तो एज इट इज कोई भी सेल ऑफ गुड्स के क्वेश्चन में आने वाली ही है, और अगर ये कंडीशन लिखे बिना ही आपने एज इट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, हाफ मार्क ऐसे ही आपके कट हो गए, क्योंकि मेन प्रोविजन तो आपने समझाया नहीं, आपने सीधा कंक्लूजन पे जंप कर दिया। ओके, 10 सेल्स विल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सेल्स वैल्यू फिक्स्ड, रिटर्नेबल एंड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड। यहां पे दोनों कंडीशन, ये जब प्राइस एग्रीड हुई और इनवॉइस रेज हुआ तब बुक हो गया। इसका मतलब हम इसको 15 मार्च में ही रिकॉग्नाइज कर देंगे। वेरी सिंपल। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 13। अभी ये क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जब हम एक साथ एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 आइटम्स को सोल्व करेंगे और उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, नहीं करना है, कब करना है। अभी देखिए, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लाइक 1 2 3 4 ऑल दी टर्म जो भी पूछी है वो सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से पूछा है, तो हम हर बार नहीं बोलेंगे ये 2 कंडीशन सिचुएशन 1 का ये आंसर, वापस में ये 2 कंडीशन सिचुएशन 2 का आंसर, ये 2 कंडीशन सिचुएशन। अरे बार बार एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन नहीं लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत के क्वेश्चन में ही, शुरुआत के आंसर में ही पहले सेल ऑफ गुड्स की 2 कंडीशन लिख देते हैं। ओके, वो लिख दिया, फिर बाद में हम एक एक केस स्टडी को डिस्कस करते जाएंगे। केस 1 में क्या है, केस 2 में क्या है, केस 3 में क्या है, केस 4 में क्या है। समझ में आ रहे हैं? ओके, क्योंकि जब ये लोग मर्ज करके पूछ सकते हैं तो हम कॉमन जो है वो मर्ज करके आंसर दे सकते हैं। यस, ओके, चलिए। तो गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, गुड्स वर्थ ₹60,000 सोल्ड ऑन 20th March,
बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर डिलीवरी डिले हो गई। अरे बायर ने डिलीवरी डिले की, हमें क्या, बायर ने डिलीवरी डिले की है, अब बायर ने रिक्वेस्ट की है, तो हम तो रेवेन्यू बुक करने वाले ही है, क्योंकि बायर ने रिक्वेस्ट किया, हमारे पास तो डिलीवरी रेडी है, जब भी चाहे ले जाइए डिलीवरी, आपका ही गुड्स है। ओके, तो यहां पे सेल्स रिकॉग्नाइज हो जाएगा 60,000 का। सिचुएशन नंबर 2, ऑन 15 जनवरी 15 गुड्स ऑफ 150 वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अभी देखिए कंसाइनमेंट में क्या करेंगे, हमने सिर्फ एग्जांपल देखा था, उसका प्रैक्टिकल अभी आ रहा है। ओके, कंसाइनमेंट में क्या करेंगे, 20% ऑफ गुड्स अनसोल्ड और लाइंग विद कंसाइनी। अभी देखिए कंसाइनमेंट में आपको क्या देखना है, कंसाइनी ने थर्ड पार्टी को कितना सेल किया। ओके, यहां पे जब भी आप कंसाइनमेंट देखोगे, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, थर्ड पार्टी को कितना सेल किया भाई, थर्ड पार्टी को, उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दे, और जो गुड्स लाइंग विथ कंसाइनी है उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो हमें यह पता लगाना है कि कितने गुड्स ऐसे हैं जो अभी भी कंसाइनी के पास है, कंसाइनी ने थर्ड पार्टी को सेल नहीं किया है। तो यहां पे देखिए 150 टोटल है, उसमें से 20% गुड्स अभी भी 31 मार्च को भी हमने 150 भेजा था, सेंड किया था, उसमें से 20% मतलब 30,000 का गुड्स अभी भी किसके पास है, कंसाइनी के पास, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो फिर किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, बाकी का 80% जो कंसाइनी ने थर्ड पार्टी को बेच दिया 120। ओके, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान स्टैंडर्ड है। ओके, बस आपको ये सिचुएशन याद रखनी है, किस सिचुएशन में आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है। ओके, और मेजॉरिटी सेल ऑफ गुड्स में ये इतने सारे एग्जांपल्स आएंगे। ओके, सर्विसेज में या तो फिर वो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड तो बहुत ही सिंपल है, वो आपने देख लिया आगे। थर्ड सिचुएशन, 120 वर्थ गुड्स वेर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1/12/14। The period of approval was 3 months, after which they were considered sold. Buyer sent approval for 75% of the goods and no approval or disapproval received. अभी देखिए, जब भी हम गुड्स सेल और अप्रूवल में भेजेंगे, ओके, उसमें क्या होगा, विद इन टाइम लिमिट, आफ्टर द टाइम लिमिट गिवन। अभी देखिए टाइम लिमिट हो गई और तब तक आपने रिजेक्ट भी नहीं किया, तो टाइम लिमिट के बाद तो हम इसको पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। अभी जब तक टाइम लिमिट है तब तक एक्सेप्ट कर लिया तो उसको भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बट अगर रिजेक्ट किया तो फिर उसको कैंसिल कर देंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओके, इतना समझ में आया। गुड्स जो भी हम सेल और अप्रूवल पर देते हैं विद इन टाइम लिमिट चेक कीजिए, एक्सेप्ट किया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, रिजेक्ट किया विद इन टाइम लिमिट, ओके, विद इन टाइम लिमिट रिजेक्ट कर दिया तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बट अगर टाइम लिमिट के बाद, टाइम लिमिट तक आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, नो एक्सेप्टेंस नो रिजेक्शन, नो एक्सेप्टेंस नो रिजेक्शन, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है और टाइम लिमिट खत्म हो गई तो उसका तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाले ही है पक्का। तो अभी हमें हर एक सम जो सेल और अप्रूवल का है उसमें ये सिचुएशन देखनी होगी। विद इन टाइम लिमिट एक्सेप्ट किया है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दीजिए, रिजेक्ट किया है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत कीजिए, सेल वापस वो गुड्स वापस आ जाएगा। ओके, और आपने मतलब कस्टमर ने रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया और टाइम लिमिट खत्म हो गई तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। बट सर अगर इसमें से कोई ऐसा सिचुएशन हो, ना तो टाइम लिमिट खत्म हुई हो,
ना ही कोई रिस्पॉन्स आया है, तो उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स लाइंग विथ कस्टमर। ओके, चलिए, तो ये जो एग्जांपल इसमें क्या हुआ, 112 को हमने 120 का गुड्स भेजा। ओके, चलिए पहले ये देखिए सेंड कितना किया, ₹120 का, कब, 1st 12 14। ओके, अभी टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट क्या है, 3 मंथ्स, तो दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब 1 मार्च के बाद, 1 मार्च के बाद ये सिचुएशन अराइज होगी। 1 मार्च तक क्या किया है वो सोचिए, 1 मार्च तक क्या किया है वो सोचिए। बायर सेंट अप्रूवल ऑफ 75% गुड्स, चलिए अप्रूवल हो गई 75%, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये 75% इसका 90,000, तो 90,000 तो पक्का रिकॉग्नाइज करना ही करना है, 90,000 तो पक्का रिकॉग्नाइज करना ही करना है। ओके, दूसरा क्या हुआ, नो अप्रूवल डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग टिल 31 मार्च, 31 मार्च तक कुछ बोला ही नहीं। अभी देखिए यहां पे उन्होंने स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है, आपको जानबूझ के 75% गुड्स को अप्रूव किया है, इससे स्टूडेंट क्या करेंगे, 90,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और 30 को रिजेक्ट बोल देंगे। ऐसा नहीं करना है, रिजेक्ट तो किया ही नहीं, रिजेक्ट तो किया ही नहीं है। ओके, यहां पे क्या किया है, नो एक्सेप्टेंस नो अप्रूवल, और वो टाइम लिमिट भी खत्म हो गया, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ पूरा का पूरा 120 एक्सेप्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा 120 रिकॉग्नाइज कर दिया। यस, सिचुएशन ही आंसर क्वेश्चन में ऐसी दी है। ओके, तो यहां पे 120 पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल गुड्स हैज बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर और बायर हैज डन एन एक्ट अडॉप्टिंग ट्रांजैक्शन और टाइम फॉर रिजेक्शन हैज लैप्स्ड और वेयर नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड रीजनेबल टाइम लैप्स्ड। अभी देखिए ये बहुत ही भारी लिखा है, यहां पे 4 अलग अलग सिचुएशन आपको दे दी। ओके, स्टार्टिंग में क्या किया, हम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक, ओके, मतलब ऐसा प्रेजेंट किया है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल, जब तक ये बायर एक्सेप्ट ना कर ले। तो एक तो सिचुएशन यही है, बायर एक्सेप्ट कर लेगा, बायर एक्सेप्ट कर लेगा तो रेवेन्यू हो गई रिकॉग्नाइज। नंबर 2, बायर ऐसा कोई काम करेगा, ऐसा कोई एक्ट करेगा, बायर ऐसा कोई काम करेगा, ऐसा कोई एक्ट करेगा जिससे हमें ये लगे कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। सर ऐसा क्या काम है, हमने सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन लॉ में देखा था, क्या देखा था कि जब भी बायर ऐसा कोई एक्ट करते हैं, ये सेल ऑफ गुड्स, ये सेल और अप्रूवल का भी कंसेप्ट था, उसमें केस स्टडी भी आता था। क्या देखा था हमने, वापस से समझा रहा हूं क्या देखा था। मैंने आई एम ए एंड मैंने बी को सेल और अप्रूवल के हिसाब से गुड्स दिए और मैंने बोला 1 वीक में एक्सेप्ट कर लेना या फिर रिजेक्ट कर लेना, गुड्स मुझे दे देना। ओके, और ये तेरे लिए ही है, तू यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। ओके, अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर जिसको भी दे तेरी मर्जी है, अभी तो मेरा गुड्स है, राइट। और वो बायर ने किसी को गिरवे रख दिया, वो गुड्स मॉर्गेज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, मतलब बायर ऐसा एक्शन कब ले सकता है, अगर बायर ने रख लिया होगा गुड्स तो ही वो एक्शन ले सकता है ना। तो अगर बायर को कोई ऐसा एक्ट करे कि जिससे ऐसा प्रूव हो जाए कि बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ, तो वो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एक्ट। नंबर 3, या तो फिर टाइम पीरियड लैप्स, रिजेक्शन टाइम लैप्स हो गया और आपने रिजेक्शन नहीं किया, ये वाली सिचुएशन, रिजेक्शन टाइम लैप्स हो गया और आपने रिजेक्शन नहीं किया। और लास्ट में अगर इफ नो टाइम फिक्स, कई बार यहां इस सब में तो आपको टाइम फिक्स कर दिया है, इफ नो टाइम फिक्स तो हम क्या करेंगे, रीजनेबल टाइम। अगर आपने सेल ऑफ गुड्स, सेल और अप्रूवल पे गुड्स दिया तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 1 वीक में या फिर 1 मंथ में जो भी रीजनेबल टाइम है उसके बाद एक्सेप्ट कर ले, या वो टाइम लिमिट तक रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बुक सेलर, ओके,
आप सी इंटरमीडिएट की बुक लेने आते हो, ओके, और बोलते हो मुझे ये 2 ऑथर की बुक चाहिए, और मैं देख के बताऊंगा आपको किस ऑथर की बुक मुझे एक्सेप्टेबल है, ओके। मैंने बोला ठीक है, चल ले जा तू दोनों बुक्स, और जो भी बुक्स वो रख लेना, और फिर बाद में मुझे भी दे देना। अभी मैंने कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की, और वो स्टूडेंट आता है 6 महीने के बाद, उसकी अटेम्प्ट खत्म हो जाने के बाद, वो बोलता है अभी मुझे नहीं चाहिए। बोलेंगे दोनों रखनी पड़ेगी अभी तेरे को, क्यों? क्योंकि तू 6 मंथ के बाद आया, रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, एक अटेम्प्ट तूने पढ़ भी लिया इस दोनों बुक में से, और फिर बाद में आके बताता है कि नहीं मुझे रिजेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। भले ही हमने टाइम लिमिट फिक्स नहीं की होती, बट फिर भी आपको कोई बुक है, वो देखने में कितना टाइम लगता है, कंपेयर करने में कितना टाइम लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक। अभी आप 1 वीक रीजनेबल टाइम हुआ, इस सिचुएशन में तो रीजनेबल टाइम 1 वीक हो गया। अगर आप 1 वीक के बाद आते हो तो फिर वो आपको दोनों ही एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर टाइम फिक्स नहीं है तो सिचुएशन के हिसाब से हमें रीजनेबल टाइम डिसाइड करना है, ओके। तो ये 4 में से कोई भी एक हो जाए तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहां पे रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा? 120। फोर्थ केस क्या है? कंपनी हैज मेड ए कैश सेल्स ऑफ 780, ट्रेड डिस्काउंट 5% अलाउड ऑन कैश सेल्स। ओके, ट्रेड डिस्काउंट तो हम माइनस करने वाले ही, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेके डिफॉल्ट। तो यहां पे 780 में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो नेट हो गया 741। अभी यहां तक खत्म हो गया। तो एक बात सोचना, ये कई बार स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं। यहां पे ये सारी की सारी सिचुएशन सिर्फ एक कंपनी की दी है या फिर इंडिपेंडेंट सिचुएशन दी है, मतलब फर्स्ट सिचुएशन कोई एक कंपनी की, सेकंड सिचुएशन कोई दूसरी कंपनी की, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ये चारों के चारों पॉइंट किसी एक कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपको अंत में, एंड में ये चारों का टोटल करना है कि सिचुएशन 1 में हमने 60,000 रिकॉग्नाइज किए, सिचुएशन 2 में हमने 120 रिकॉग्नाइज किया, सिचुएशन 3 में हमने 120 रिकॉग्नाइज किया, और सिचुएशन 4 में 741। इसका मतलब ये हुआ ये चारों का मिला के टोटल रेवेन्यू बुक होगी 1041। तो कई बार स्टूडेंट ये लास्ट 2 लाइंस लिखना भूल जाते हैं, और कई बार इसका भी हाफ मार्क हो सकता है। यहां पे देखिए कैसे होगा, पता है? ये जो सिचुएशन है इसका पूरा 1 मार्क होगा, फिर हर एक सिचुएशन के लिए 1-1 मार्क हो सकता है। तो आपने अगर ये नहीं लिखा, या तो फिर यहां पे हाफ मार्क्स हो, यहां पे भी ये लोग पर्टिकुलरली जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो यूज करने के मार्क्स होते हैं। अगर आपने ये जो 1 मार्क है आप बोलोगे ऐसे ही लिख दिया अपने ओन लैंग्वेज में, तो ये 1 मार्क नहीं मिलेगा आपको। ये जो कंडीशंस है आपको जितना भी बन सके इतना टेक्निकल वर्ड ये जो लिखा है एज इट इज लाना है। अगर आप एज इट इज ला पाए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके, 5 आउट ऑफ 5। चलिए, कंसाइनमेंट सेल क्लियर है, अप्रूवल क्लियर है, डिस्काउंट तो पहले ही क्लियर था। अभी देखिए, अभी आप देखेंगे ना वापस में वही सेम काइंड ऑफ टॉपिक रिपीट करते जाएंगे। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 सोल्ड ऑन बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर। हाँ ठीक है, पता है रिक्वेस्ट है बायर की, तो फिर बायर की परेशानी है, बुक कर देंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20, इसका मतलब यही क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर्स बदल दिया। एक बार आप देख लीजिए, ये मटेरियल आपने कर दिया ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे वही इसी पर्टिकुलर मटेरियल में से पूछे, सिर्फ ये लोग फिगर चेंज करते रहते हैं, बस बाकी तो सब कुछ यहां पे आ गया। 2 लाख 20% लाइंग है, ओके, तो इसका 80% कर दीजिए, 2 लाख का 80%, ठीक है। फिर अगेन 240, 112, 75% एक्सेप्ट कर दिया है, नो अप्रूवल रिसीव्ड, और टाइम भी लैप्स हो गया पूरा का पूरा 240। 960 में से 5% माइनस कर दीजिए, दैट्स इट, वेरी इजी, डन हो गया। फिर ये इंस्टॉलमेंट वाला है, कुछ देखते हैं। आगे हमने एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दिया था, वही रिपीट हुआ है यहाँ पे। Raj entered into an agreement with Hina Limited to dispatch goods valuing 5 lakh every month for next 6 months. Okay. और एंटायर अमाउंट रिसीव हो गई, ₹30 लाख हमें रिसीव पूरा का पूरा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 5 लाख हमें गुड्स भेजने हैं, ठीक है।
Raj started आएगा, started. In the fourth month, due to fire premises of Hina requested to Raj not to dispatch goods for 15 lakh. अभी इतने तो dispatch हो गए, अभी ये 15 लाख बाकी के है, that is delayed due to buyer's request. तो हम क्या करेंगे, बायर की परेशानी है, हम तो 30 लाख पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर देंगे. यहाँ पे दो कंडीशन है एज इट इज, और ये पैराग्राफ में ये जो मैंने बताया वो आपको समझाना है. 30 लाख का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दीजिए, क्योंकि बायर की रिक्वेस्ट से पोस्टपोन हुआ है. इसमें सेलर की क्या गलती, सेलर तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही देगा. ओके डन. नेक्स्ट देखिए नवंबर 17 का क्वेश्चन है. अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. सोल्ड टू साइन बुटीक रिक्वेस्ट ऑफ बायर दिस. हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, डिलेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20%. वही सेम, एक ने एक ये वापस से वही पूछते रहते हैं. 75% ऑफ गुड्स, थोड़ा डिफरेंट पूछिए. ये डिफरेंट है. न्यू सिलेबस नवंबर 19, डिफरेंट नहीं है बट अलग तरीके से पूछा है. क्या पूछा है, इंडिकेट इन ईच ऑफ द केस रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज एंड व्हेन इट विल बी रिकॉग्नाइज एज पर S9. ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट रिसीव. अभी इसमें क्या होगा, तो आपको क्या है, ये जो एग्जांपल्स मैंने आगे दिए थे ना, उस हिसाब से आपको पूछ रहे, अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो इसमें आप क्या करेंगे. अगर गुड्स सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रीसेल तो उसका क्या होगा, मतलब स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए आपको उसकी ट्रीटमेंट देनी है थियरी में. ओके. ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड आर नॉट एनकम्पास विद इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू नहीं है वो, तो क्या है, वो तो रेवेन्यू में से माइनस करना है. ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी रेवेन्यू है. सिंस दे रिप्रेजेंट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिबेट गिवन शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमिनेंट. तो ये क्या, मतलब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो आपका जो सेल्स है उसमें से आपको ये डिस्काउंट या तो फिर रिबेट माइनस करना है. तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट. नंबर 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया किसी और को सेल करने के लिए. अभी देखिए यहां पे कंसाइनर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है. तो सर क्या डिस्ट्रीब्यूटर कंसाइनर से अलग होता है. अभी डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं. आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दे, देखिए फॉर एग्जाम्पल बालाजी वेफर्स. ओके. अभी जो बालाजी वेफर्स हैं वो वेफर्स मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके. और जो बालाजी के सौराष्ट्र में, गुजरात में पूरे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बालाजी से गुड्स परचेस करते हैं और यहां पे लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो बालाजी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, क्या कि देखिए आप जो भी ले जाए ओके वो आपका है, हम ये सारा का सारा जो रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ है वो आपको ट्रांसफर कर दे रहे. ओके. फिर वापस लेके मत आना, तो जितना चाहिए उतना ले जाइए. ओके. और आप अपने हिसाब से सेल कीजिए. एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. और दूसरा, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको कुछ रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होगा, आपको सिर्फ एज ए कमीशन मिलेगा और आपको जितना भी सेल करोगे उसका कमीशन मिल जाएगा. तो ये दूसरा पॉइंट. अभी जो पहला पॉइंट है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को हमने रिस्क रिवॉर्ड सब ट्रांसफर कर दिया. तो जब भी मैन्युफैक्चरर है, बालाजी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स दे देगा, सेल कर देगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा. बट अगर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ कमीशनिंग एजेंट के हिसाब से वर्क कर रहा है तो वो कंसाइनी जैसा हो जाएगा. और इसमें जब थर्ड पार्टी को सेल करेंगे तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. ओके. ये दोनों ट्रीटमेंट लिख दें यहां पे. यस. व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर रेवेन्यू, generally sale can be recognized if risk reward has been passed. However, in some situation, buyer may in substance be an agent. क्या बोला मैंने, कमीशनिंग एजेंट. इन such a cases sale should be treated as consignment. वो भी बोला मैंने आपको. बस यही है. तो ये जो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूं सभी के सभी वर्ड्स यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इतना ही आंसर जितना यहां पे है वो मैं आपको दे रहा हूं. बस आप इस तरीके से जितने भी वर्ड्स यहां पे हो रहे हैं
एक ये सिचुएशन है, एक ये दूसरी सिचुएशन है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी, टेक्निकलिटी भी मैच हो रही है, बस उतना ही आंसर देना है तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, वेयर सेलर कंकरेंटली एग्री टू रीपर्चेज द सेम, तो हमने आगे एग्जांपल दिया था, ये रेवेन्यू ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है। आप बोलोगे रिकॉग्नाइज करना है, गलत। आप बोलोगे रिकॉग्नाइज नहीं करना है, गलत। रेवेन्यू ही नहीं है। ओके, तो रिकॉग्नाइज करने की तो बात ही नहीं है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट रिजल्टिंग इन कैश फ्लो इज नॉट ए रेवेन्यू एंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। अभी इंश्योरेंस कमीशन जो मिलता है, इंश्योरेंस कमीशन में क्या होता है, सपोज यू आर एलआईसी एजेंट, ओके, तो उसमें क्या होता है, जब जब वो प्रीमियम पे करेंगे तब तब आपको कमीशन मिलेगा और तब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है। तो यहां पे क्या लिखा है देख लीजिए, शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन इफेक्टिव कमेंसमेंट और रिन्यूअल ऑफ डेट्स ऑन रिलेटेड पॉलिसी। तो पॉलिसी की जो रिन्यूअल डेट है उसके हिसाब से आपको, अगर कोई पेमेंट करता है, रिन्यू होती है पॉलिसी, तो इसके हिसाब से आपको कमीशनिंग मिलता जाएगा। ऑन 11/3/19 क्लोथ वर्थ ₹50 सोल्ड टू एक्समार्ट बट ड्यू टू रिफर्बिशिंग ऑफ देयर शोरूम बीइंग अंडरवे ऑन देयर रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट देख लीजिए, किसकी रिक्वेस्ट, देयर मतलब बायर की रिक्वेस्ट। सर अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में बायर रिक्वेस्ट करता है, हाँ इसीलिए हम रेवेन्यू कर देते हैं, पोस्टपोन नहीं करते। बट सर किसी एग्जांपल में ऐसा आया कि डिलीवरी इज डिलेड ड्यू टू सेलर रिक्वेस्ट, मतलब सेलर ने बोला अभी डिलीवरी नहीं हो सकती, गुड्स रेडी नहीं है। अभी गुड्स रेडी ही नहीं है तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आर यू गेटिंग इट? तो अगर बायर से रिक्वेस्ट से डिले हुए, बायर की रिक्वेस्ट से डिले हो रही है तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ही देंगे, बट हमारे पास ही गुड्स रेडी नहीं है तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की तो कोई बात ही नहीं आती है, नॉट, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज इट। ओके, तो ऐसे आपको पूछ लिया, ठीक है। अभी जुलाई में तो दो स्टैंडर्ड को मिक्स किया, AS29 को यहां पे जोड़ दिया AS9 से। अभी इसका जो मैं आपको आंसर AS29 में कराऊंगा, क्योंकि अभी AS29 हमने पढ़ा नहीं है तो ये मुझे AS29 में लेना था, बट ठीक है चलिए नो प्रॉब्लम, इसको हम AS29 के साथ करेंगे। तो एक पेंडिंग रखना, विल डू इट विथ AS29। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए ओल्ड सिलेबस जुलाई 19 में ये सेम टू सेम है, वही रिपीट पे रिपीट करते जाते हैं। ओके, बायर की रिक्वेस्ट से डिले हो गया, 20% अनलर है, 4 लाख है, उसमें से 75% एक्सेप्ट कर लिया है और टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी रिजेक्ट नहीं किया है। परसेंटेज तो चेंज कीजिए, वो भी नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम अवर मैसेज BS प्रोडक्ट लिमिटेड सेल्स गुड्स टू डीलर ऑल्सो, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल, हाँ ये थोड़ा नया टॉपिक पूछा है मुझे। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल इज इंटरेस्ट इज पेबल एट 2% फॉर डिलीवरी पेमेंट ऑफ डीलर। हाँ वो तो इंटरेस्ट वाला ही हो गया। Percentage of interest of recovery is only 10%, 50,000 on such overdue outstanding due to various reasons. During the year, company want to recognize entire interest receivable. भी क्या बोला? इंटरेस्ट है वो आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? ओके, तो यहां पे देखिए ये है ना, थोड़ा डिफरेंट है। हमने इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन किया था बट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। Where ability to assess ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue is postponed to the extent of uncertainty involved. In such a case, revenue is only when it is reasonably certain. जब तक आप reasonably sure नहीं है कि मिलने वाला है तब तक recognize नहीं कर सकते। यहां पे 50,000 delayed interest का पेमेंट आपको मिलने वाला है, वो आप श्योर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एडिशनल इंटरेस्ट 10,000 का कंसीडर कर रहे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं मिलेगा। इस हिसाब से ये 10,000 का रेवेन्यू हम पोस्टपोन कर देते हैं और सिर्फ 50,000 का ही बुक करते हैं। तो वही हो गया कि डिले 14 डेज वाला हमारा जो एग्जांपल था ना, उसमें से ही उठा के पूछा है, ये हो जाएगा डिले। अभी देखिए न्यू सिलेबस दिसंबर 21 का क्वेश्चन जो हाल ही में पूछा था आपको। ओके, वो भी पास में से ही पूछा है। अभी ये सजेस्टेड आंसर नहीं आया है,
बट मैंने अपने हिसाब से सजेस्टेड आंसर लिखा है। ओके चलिए, ऑन 15th of November goods worth ₹5 lakh sold on approval. The period of approval of 4 months. Buyers and परसेंटेज तो चेंज कीजिए, नहीं करने, 5 लाख पूरा का पूरा बुक हो जाएगा। The goods worth ₹240 were sold on Bright Limited but due to refurbishing showroom underway, वही सेम, ठीक है, वो भी हम बुक कर देंगे। बायर ने डिलीवरी डिले की है, सेलर का क्या दोष है इसमें। कंकरेंटली एग्री टू रीपर्चेज, ये तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सर्टेन एसेट्स ऑफ रेनबो रिसीव 7.5 लाख और 12 लाख इंटरेस्ट रॉयल्टी, तो इंटरेस्ट रॉयल्टी कैसे करेंगे, वो पहला क्वेश्चन ही हमने किया था। इंटरेस्ट करेंगे टाइम प्रोपोर्शन पे, रॉयल्टी करेंगे अक्रूवल पे इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, ये दोनों रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। और लास्ट में कंसाइनमेंट में सेल किया 40% अभी भी है, ठीक है। चलिए लास्ट में उन्होंने हमारे परसेंटेज चेंज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और 20% के बजाय 40% कर दिया, तो यहां पे 60% आ जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और यहां पे आप टोटल भी कर सकते हो पांचों का। तो दैट इज व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक क्वेश्चन बाकी है जो हम S29 के साथ करेंगे। आई होप और कोई क्वेश्चन अभी यहां पे बाकी नहीं है, बाकी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यस, तो यहां पे एक चार्ट भी है लास्ट में, कई तरह का रिवीजन हो जाएगा आपका जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिया है, देख लेना एक बार, सिर्फ एक बार देखना ही है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देयर वी आर फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ओके, दैट्स इट फॉर दिस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखेंगे। ओके